So at each and every reaction there is equal and opposite reaction. तो देखिए एकदम आप सही बोल रहे हैं, फॉर ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको देख के एकदम मजा आ जा रहा है क्या? मजा क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? ये लड़की गिर गई इसलिए मजा आ रहा है, या फिर तुमको कुछ और भी यहाँ पे है ना दिख रहा है कि नेचर कैसे रूल्स को फॉलो करता है? अच्छा, हम आपसे एक जनरल चीज पूछना चाहते हैं, छोड़िए, ठीक है, फिजिक्स को हटाइए, अभी फिजिक्स नहीं, फिजिक्स जब आएगा तो हम हैं ही उसके लिए। आप बताइए ये क्यों गिरी और वो आदमी क्यों नहीं गिरा? वो ज्यादा मजबूत है सर, स्ट्रेंथ ज्यादा है सर। अच्छा ठीक है, आम पब्लिक को वही दिखेगा कि वो ज्यादा मजबूत है, ठीक है, या वो नहीं गिरा क्योंकि वो लड़का है, इस तरह से दिखेगा। लेकिन फिजिक्स के नजरिए से हम आपको दिखाएंगे कि वो क्यों नहीं गिरा, ठीक है। ये भी नहीं गिरती अगर ये सुपरमैन ना बनती, ठीक है, सुपर वुमेन, सॉरी, सुपर वुमेन। सुपरमैन क्यों बोल रहे देख रहे हो? जब टक्कर हो रहा तो देखो इसका पैर हवा में, यस सर। जब टक्कर हो रहा ना, देखो पैर, देखो उसका हवा में, बोलो है कि नहीं? सर के कारण सर गिर गई। यस सर। जब यहाँ, अच्छा ठीक है, जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है ना हमारे फिजिक्स में स्टार्ट हो रहा है। नाम है हम लोगों का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो पूरा का पूरा सेक्शन अभी तक आप पढ़ रखे हैं, जैसे कि आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया गया था कि आप जब भी डिस्कस कीजिएगा मोशन से, मोशन में दो चीज आएगा, एक आएगा मोशन के होने की वजह से इफेक्ट, और एक होगा मोशन के होने का कॉज। अब हम बोलेंगे कि देखो जी, ये यंग लेडी जो है वो यहाँ टक्कर के बाद है ना हवा में उड़ गई प्रोजेक्टाइल की तरह, बताओ उसका रेंज क्या है, बताओ उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, बताओ वो मैक्सिमम कितने हाइट तक गई, समथिंग लाइक दैट। तो वो सब आपका काइनेमेटिक्स है, उसके मोशन में होने का इफेक्ट। लेकिन आखिर वो हवा में उड़ी ही कैसे? आखिर उसके हवा में उड़ने के पीछे का कारण क्या है? तो दैट इज फोर्स। तो आप जो एनएलएम पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वो तुमको किसी बॉडी के इस तरह के मोशन और इस तरह के मोशन में होने के पीछे का कारण बताता है। अब देखो, जैसे यहाँ बाइक फंस गया और ये उड़ गया, तो बता, जब ये बाइक फंस गया, ये हवा में उड़ गया, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल है? यस सर। प्रोजेक्टाइल है, बिल्कुल है। अब हम तुमसे पूछेंगे बताओ जी ये आगे कहां जाके ये वहां से लैंड करेंगे, तो आपको क्या पूछ रहे हैं? हम रेंज पूछ रहे हैं। यस सर। हम आपसे पूछेंगे ये हवा में कितने देर तक रहा, तो क्या पूछेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं। तो अब ये देखो, जमीन धरातल से देखो कितना हाइट तक गया, तो क्या ये मैक्सिमम हाइट है? यस सर। तो वो सब यहाँ है। और इफेक्ट में जो आप पढ़ते हैं, दैट इज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। आपके सामने ये दो सिलेक्शन एग्जांपल्स का ऐसे रखा गया कि आपको इन दोनों में ये मेरी बातें हैं ना आपको सेटिस्फाई करते हुए दिखे कि ये जब मोशन में है तो ये कितने दूर गिरेगी, कितने दूर गिरेगी, कितना डिस्टेंस कवर की, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, किस वेलोसिटी से लौटी, गई किस वेलोसिटी से, आई किस वेलोसिटी से, दैट इज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स। लेकिन सर आखिर इस टक्कर में वो आदमी क्यों नहीं गिरा और ये क्यों गिर गई? कारण, कारण बताइए, कारण, इसके मोशन के होने का कारण बताइए सर, ये जो हो रहा है उसका कारण बताइए, दैट इज एनएलएम। क्या आपको समझ में आ रहा है होने क्या जा रहा है? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कोई भी बॉडी मोशन में आता ही क्यों है, या कोई बॉडी मोशन करता ही क्यों है, उसके कारण को हम लोग तलाशेंगे। और एक वर्ड है जो इसका कारण है, दैट इज ऑल अबाउट योर फोर्स। फोर्स है इसका कारण। अब जरा बता दो कोई, फोर्स किसको कहते हैं? Sir, any push or pull acting on an object which can accelerate or decelerate the motion of body. फोर्स, बिल्कुल सही बोला। एनी पुश और पुल which can produce acceleration, deceleration, deformation in body or system, इन बॉडी बोलो या सिस्टम बोलो, इज कॉल्ड फोर्स। उसको आप फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये टक्कर में, देखो
क्षण भर के लिए उन बॉल्स के बारे में सोचो, उन बॉल्स के बारे में। जब ये टक्कर हुआ तो उस समय एकदम उसी क्षण पे बॉल में एक्सेलरेशन डिसेलरेशन नहीं था, डिफॉर्मेशन था। बोलो सही है? यस सर। जो फोर्स इस पे लगा वो इसके मोशन को एक्सेलरेट किया। बोलो सही है? यस सर। तो फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी पे पुश या पुल होता है। जो बॉडी में एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या डिफॉर्मेशन, इन तीनों में से कुछ भी प्रोड्यूस करे उसको आप फोर्स कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक टर्म्स। अब ये क्या है, ये क्या है, आप धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। ठीक है? ये जो फिगर है वो एक्चुअली फिगर स्टैंड्स फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, and this figure is actually stands for Newton's third law. ये न्यूटन थर्ड लॉ के लिए फिगर आपका काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत कुछ सिखा देगा। और ये तुम्हारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लिए काम कर रहा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था बताओ? Sir, any object tends to be rest or motion until or unless any external force is applied on it. Very good, very good. A body at rest will remains at rest and a body in motion will remains in motion unless it is acted upon by external force. बोलो सही है? Yes sir. कोई भी बॉडी अगर स्टेट में है तो स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा, जिस स्टेट में है उसी स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में, तब तक जब तक कि उस पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अगर किसी बॉडी पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा। जैसे देखो, ये फुटबॉल रखा है, ये फुटबॉल मोशन में है। जो फुटबॉल रेस्ट में है, जो फुटबॉल रेस्ट में है, कंटिन्यूस टू बी इन रेस्ट, वो रेस्ट में रहेगा। जो फुटबॉल मोशन में है, मोशन, कंटिन्यूस टू बी इन मोशन, वो मोशन में रहना चाहेगा until and unless जनरल भाषा में बोलो तो उसको एक लात ना पड़े। बोलो सही है? Yes sir. अगर रेस्ट में है उसको एक लात पड़ेगा तो मोशन में आएगा, और मोशन में है लात पड़ेगा तो रेस्ट में भी आएगा। बोलो सही है कि नहीं? Yes sir. तो यहाँ पे ये जो इसका लात है, इसका किक है, that will exert a force, that will exert an external force on it. अगर ये एक्सटर्नल फोर्स काम किया, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे काम किया तो वो रेस्ट से मोशन में जाएगा और मोशन से रेस्ट में आएगा। जब भी कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और जब भी कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में भी लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो हर बॉडी के अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करने का टेंडेंसी होता है। जो रेस्ट में है वो रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन को मेंटेन करना चाहता है, तब तक जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है? अब इसी चीज को आप इस बाइकर के फिगर में भी देख रहे हैं। ये बाइक वाला फिगर, बाइक चलाया, बाइक भी मोशन में, उसका बॉडी भी मोशन में, बाइक भी मोशन में, बॉडी भी मोशन में, सडनली जाके इस टायर से टकरा गया। अब बाइक पे तो फोर्स लग गया, तो बाइक का तो स्टेट बदल गया, वो रेस्ट, पहले मोशन में था अब रेस्ट में आ गया, लेकिन उसके बॉडी पे तो फोर्स लगा नहीं, तो भाई लो मोशन में। इज दिस क्लियर? Yes sir. और चल दिए ये प्रोजेक्टाइल की तरह, चल दिए ये प्रोजेक्टाइल। कहाँ जाएंगे हमको पता नहीं, सीधा लग रहा है हॉस्पिटल में लैंडिंग होगा या कहाँ होगा। ठीक है? तो ये है भगवान के पास। नहीं नहीं, वहां नहीं भेजेंगे हम लोग। हाँ, उसके लिए भगवान अपना सबका व्यवस्था करके रखे। तो देखो, इस पे फोर्स लगा, टायर्स का इसके ऊपर फोर्स लगा, तो जो ये मोशन में था वो रेस्ट में आ गया, लेकिन इसके बॉडी पे वो फोर्स नहीं लगा, तो वो जो मोशन में था उस मोशन को मेंटेन रखा। कोई ये भी बोल सकता है कि सर हैंडल तो पकड़ के था ना। अब देखो, इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा था, उस इनर्शिया ऑफ मोशन को तोड़ के इसको रेस्ट में लाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, लेकिन हैंडल जितने फोर्स से पकड़ के रखा था वो फोर्स उतना नहीं था। तो इसलिए जब टक्कर हुआ तो भले वो हैंडल पकड़ के रखा था लेकिन उसका हाथ छूट गया
और वो हवा में आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये भी मोशन में था, इसका बाइकर भी मोशन में था, बाइक राइडर, बाइकर मोशन में, बाइक मोशन में, लेकिन बाइक आ गया रेस्ट में, बाइक कम्स इन रेस्ट, कारण ये टायर्स का फोर्स, लेकिन बाइकर्स स्टिल इन मोशन, कारण कोई फोर्स नहीं, इसलिए दैट बिकम्स मोशन लाइक दैट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलिए बढ़िया। अब इसमें और भी चीजें देखिए, हर बॉडी के अंदर एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या होता है? Inertia. इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है जनरल भाषा में बोलो तो जिद, किसी भी काम को करने का जिद। जैसे हम सो रहे तो सोते रहेंगे, हाँ दूसरा वाला वर्ड काम नहीं करता, हम काम कर रहे तो काम करते रहेंगे, ये वाला काम नहीं करता, लेकिन हम सो रहे तो सोते रहेंगे, दैट इज इनर्शिया ऑफ सोना। ओके सर वो सबके साथ होता है। हाँ, ये नेचर का रूल है। उस समय है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद आता, पता है? Yes. बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज स्टिल रिमेनिंग इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस बाहर से एक दो लात गुस्सा ना पड़े। क्या बोलो, सही है? Yes, sir. तो देख सर हम लोग के साथ रोज सुबह में होता है सर, अब तो स्कूल खुल गया और होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एकदम फॉलो अप होता है, सुबह सुबह तो तुम फिजिक्स से उठता है, ठीक है? Yes. अब देखो इनर्शिया, इनर्शिया किसी बॉडी का क्या है? तो इनर्शिया दो तरह का है, फिजिक्स के लैंग्वेज में ये इनर्शिया दो तरह का है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है, स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करता है। तो जो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करा, और जो मोशन में है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करा। कब तक? जब तक कि उस पे बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे। अब यहाँ पे ये चीज सोचो कि कौन सा बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होता है। तो देखो भाई, जो भी बॉडी भारी होता है, जिसका मास ज्यादा होता है, उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज्यादा होता है और इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा होता है। आप ऐसा मान ले कि जो इनर्शिया है ना, उसको मेजर करते हैं हम लोग, मेजर्ड बाय मास, इसको आप मास से मेजर करते हैं। बेसिकली आप बोलिएगा तो इनर्शिया जो है वो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम आपकी तरफ इस पेन को ऐसे उछाल दे तो आप बहुत आराम से कैच ले लीजिएगा, लेकिन अगर हम इतना बड़ा एक स्टोन आपके, इतना बड़ा एक रॉक आपकी तरफ उछाल दे तो आप नहीं कैच लीजिएगा। कारण क्या है कि इस पेन का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है, उसको आसानी से हम इनर्शिया ऑफ मोशन से कैच लेके इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ले आएंगे, कम फोर्स में हो जाएगा। लेकिन जब आप स्टोन को या कोई रॉक को अगर आप मेरी तरफ फेंक दीजिएगा तो उसका मास ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन से कैच लेके इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लाने में बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, जो हम नहीं लगा पाएंगे। बोलो समझ में आया? Yes, sir. तो जिसका मास ज्यादा, याद रखना उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। सर कौन सा इनर्शिया ज्यादा होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन? तो दोनों ज्यादा होता है। उसको मोशन से रेस्ट में लाना भी डिफिकल्ट है, तो उसको रेस्ट से मोशन में ले जाना भी डिफिकल्ट है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब ये सारा डिस्कशन आपके पास हुआ, सामने चीज है। कहीं कोई डाउट किसी को समझने में? No, sir. न्यूटन का फर्स्ट लॉ, a body at rest will remains at rest and a body in motion will remains in motion unless it is acted upon by external force। हम इसमें और भी अच्छे से बोलेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स काम करे, क्योंकि हो सकता है कभी एक दो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है लेकिन बैलेंस हो जा रहा है, तब भी बॉडी मोशन नहीं करेगा। बोलो सही है ना? Yes, sir. तो आपके पास नेट एक्सटर्नल फोर्स वहां एग्जिस्ट करना जरूरी है। देख लो जी, किसी को कोई डाउट यहाँ?
नो सर। तो अभी ये समझ में आया कि आदमी कैसे फ्लाइंग किंग बन गया, बोलो सही है? यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए आगे, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ, क्या आप लोग को फिगर वगैरह दिखाई दे रहा है? तो देखो जो अगला केस है तुम्हारे सामने, दैट इज न्यूटन का सेकंड लॉ। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है आपके पास। मान लीजिए जैसे बॉल इधर से आ रहा था, बॉल इधर से आ रहा था, ये डायरेक्शन है बॉल के आने का, आप लोगों को दिख रहा है इधर? तो अगर बॉल के आने का ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में मोमेंटम है। आपको पता होगा कि मोमेंटम होता है mv। बोलो जी, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए है ना, आपके पास ये एक बेसबॉल का बैट है और ये बॉल है जो हमारे v वेलोसिटी से जाके इस पर्टिकुलर बैट से टकराया। तो उसके पास कुछ मोमेंटम भी था, बोलो सही है? सर मोमेंटम एक बार बता दीजिए ना सर। मोमेंटम m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में किसी बॉडी के पास वेलोसिटी होगा, जब आप उस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। बहुत डिटेल में आप लॉज ऑफ मोशन के आगे चल के है ना लीनियर मोमेंटम को अलग से पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे लगातार केवल लीनियर मोमेंटम। अभी आप मान लीजिए मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? ओके सर। तो जैसे ही ये बॉल जो है वो इस बेसबॉल से टकराएगा, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। बोलो जा रहे हैं? सही है? जो बॉल इधर आया था वो टकराने के बाद हो सकता है इधर चल जाए या किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, कोई भी डायरेक्शन में जाएगा। क्या हम लोग बोलेंगे कि उसका मोमेंटम बदल गया? अगर इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल था तो फाइनल मोमेंटम p फाइनल होगा। मोमेंटम इज अ वेक्टर। सो अगर आप वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी बदल दीजिएगा तो भी आप बोलिएगा मोमेंटम चेंज कर गया। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। तो हुआ क्या यहाँ पे, आखिर यहाँ बॉल के साथ क्या हुआ कि उसका मोमेंटम बदल गया? तो दैट इज फोर्स। उस बॉल के ऊपर बेसबॉल के बैट से एक फोर्स लगा और जो उसके मोमेंटम को चेंज कर दिया। बोलो सही जा रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट on any body is directly proportional with rate of change of linear momentum। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, जैसे यहाँ पे आप बॉल के मोशन को देख पा रहे हैं, वैसा हर जगह होता है। किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ऐसे मान लीजिए कि F net is proportional with dp by dt। Is this clear? F net is proportional with dp by dt। किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज करेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू F net एक्टिंग ऑन बॉडी। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सही? यस सर। ठीक। तो आप जैसे ही यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं ना, यहाँ एक कांस्टेंट आता है k इज अ कांस्टेंट। न्यूटन का कहना था कि चाहे आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करें, चाहे आप सीजीएस में बात करें, चाहे आप एमकेएस में बात करें, एसआई में बात करें, एफपीएस में बात करें, एफपीएस कहने का मतलब फुट पाउंड सेकंड, ओके। चाहे आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करें, k का वैल्यू 1 होता है। In any system of unit, याद रखिएगा k का वैल्यू 1 होता है। अगर k 1 होता है तो यू कैन से दैट कि F net is equals to dp by dt। मतलब आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है,
वो उसके लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के साथ dp/dt के साथ इक्वल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। तो अब आप यहां से आगे बढ़िए। ठीक है सर, आप बता दिए कि बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के साथ प्रोपोर्शनल होता है। उसमें एक कांस्टेंट आता है के जिसका वैल्यू 1 होता है, तो इक्वल भी हम लोग लिख सकते हैं dp/dt। लेकिन सर जो हम लोग लोअर क्लास से पढ़ के आए हैं एफ नेट इक्वल्स टू ma, उसका मतलब क्या है? क्या बोलते हो, सही है? यस सर। तो देखिए यहां से आपको थोड़ा आगे निकलना पड़ता है। आप जो सिस्टम या बॉडी लेते हैं ना वो दो तरह का होता है। एक सिस्टम होता है जिसका मास होता है कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। जैसे ये बॉल वाला जो आप मूवमेंट देख रहे थे, जब बॉल यहाँ पे टकराएगा तो पहले अगर वो 100 ग्राम का है तो बाद में भी तो 100 ग्राम है। तो यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है, यहाँ पे बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसमें बॉडी का मास कांस्टेंट। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे हाथ में एक गुब्बारा है, बैलून है, तुम उसको फुला दिया और फुलाने के बाद उसको ऐसे ही बिना नोजल बांधे छोड़ दिया, तो जब फुलाने के बाद तुम बिना नोजल बांधे छोड़ देगा तो वो गुब्बारा मूव करेगा। सही जा रहे हैं? जब वो गुब्बारा मूव करेगा तो पूरे प्रोसेस के दौरान उसका मास कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल है भाई। तो मास दो तरह का, एक होता है कांस्टेंट मास और एक होता है वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम। अब देखो, अगर मास कांस्टेंट है तो आप कैसे चलेंगे? देखिए अभी आप सीखे एफ नेट इज इक्वल्स टू dp/dt, तो आप लिखिएगा d/dt ऑफ mb। इसमें से m बाहर आ गया, dv/dt हम लोग लिखे हैं, m बाहर आ गया, dv/dt। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं m dv/dt को a? m इसलिए बाहर आ गया था क्योंकि m कांस्टेंट था। बोलो सही जा रहे हैं? तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें मास कांस्टेंट होगा, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें मास कांस्टेंट होगा, आप एफ नेट इक्वल्स टू ma लगा सकते हैं, जो dp/dt से डिराइव करके आता है। तो स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि यही न्यूटन का सेकंड लॉ। नहीं, ये सेकंड लॉ नहीं। सेकंड लॉ तो एफ नेट इक्वल्स टू dp/dt। जब मास कांस्टेंट होगा तो आप कांस्टेंट मास से जब डेरिवेशन करते हैं तो आपको मिलता है एफ नेट इक्वल्स टू ma। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। लेकिन अगर मास वेरिएबल हो, जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे बैलून, ठीक है, बैलून, रॉकेट, ये सब का जो मास है वो वेरिएबल मास सिस्टम में काउंट होता है। तो ऐसे केस में आवाज आ रही है मेरी? यस। तो ऐसे केस में आप बोलते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ मोमेंटम के जगह पे mb। तो देखो भाई, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन है, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर, u का डिफरेंशिएशन। इस बार आपको दोनों को बारी बारी से u इंटू भी टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब आप इसको एफ नेट के साथ इक्वेट करके दिखा पाएंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है। एफ नेट जो किसी बॉडी पे काम कर रहा है, that F net will be equals to ठीक से लिख दे थोड़ा, हाँ, that F net will be equals to ma। ये तब काम करेगा जब मास कांस्टेंट हो, but that F net will be equals to m times of dv/dt plus v times of dm/dt। ये उस समय काम करेगा जब मास वेरिएबल हो। तो आपके पास सिस्टम कैसा है ना, उसको देख के आप डिसीजन लें कि आप एफ नेट इक्वल्स टू ma लगाइएगा कि एफ नेट इक्वल्स टू m इंटू dv/dt प्लस v टाइम्स ऑफ dm/dt लगाइएगा। अब देखिए, जैसे आपके सामने में एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं, जरा देख के सोच के बताइएगा।
मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा सेकल्स है, सेकल्स मतलब हो गया जैसे जंजीर, उसका पूरा इस तरीके से अरेंजमेंट है। अब तुमको एक छोर पकड़ा दिए और बोले कि इस छोर को पकड़ के ऊपर उठाओ, तुम इस छोर को पकड़ के ऊपर उठा रहे हो, तो जब तुम इसको ऊपर उठा रहे हो तो क्या ये F इज इक्वल्स टू ma लगेगा या वेरिएबल सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगेगा? बोलो बोलो बोलो। अगर तुम इस वेरिएबल सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा, कारण ये है कि जैसे जैसे तुम इसको ऊपर खींचते जाएगा, हवा में जो मास उठ रहा है वो बढ़ते जाएगा। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर, यस सर। मान लो जैसे हमारे पास ये एक है ना मोबाइल का चार्जिंग वायर है, अब अगर हम इतना पकड़ के उठाएंगे तो इतना ही मास ना फोर्स लगाएगा, अगर हम और खींच देंगे तो और मास बढ़ गया ना, मास बढ़ा तो फोर्स भी तो मेरा बढ़ेगा ना। बोलो मास वेरिएबल है या नहीं? यस सर। तो मास वेरिएबल केस पहचानना पड़ता है, और वैसे केस में तुमको इसको लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो ये F इक्वल्स टू ma आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो आपके सामने 100 में से लगभग 90-95 क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल मास सिस्टम से होता है, तो आप F net इज इक्वल्स टू ma को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, बहुत ही वेरिएबल मास का सर कुछ और एग्जांपल दीजिए ना सर। जैसे मान लो जैसे एक वेरिएबल मास का एक एग्जांपल पूछा है, चलो देख लो। मान लो जैसे तुम्हारे पास एक टैंकर है, इस टैंकर के अंदर एक टैंक में पानी भरा हुआ है, टैंकर जब चल रहा है तो पीछे से नल ओपन रह गया तो पानी लगातार गिर रहा है। अब बोलो क्या ये टैंकर का मास कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग इट्स मोशन? वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा, ठीक है। अब इसी पे एडवांस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट हुआ, वो क्या बोला जरा सुनना ध्यान से। आप लोग देखे गुफा टनल? अरे ट्रेन चलता है तो नहीं देखा है, गुफा में इंटर करता है दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। बोलो यस। तो वो लोग क्या क्वेश्चन सेट किया, सुनना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बोला कि देखिए भाई एक ट्रेन है जो गुफा में इंटर कर रही है, ठीक है। जब एक ट्रेन गुफा में इंटर कर रही है तो गुफा में बहुत धूल था, धूल गर्दा बच रहा था। तो जब ट्रेन अंदर इंटर कर रही थी तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ट्रेन के सरफेस पे चिपक रहा है, ट्रेन के सरफेस पे चिपक रहा है। अब वहां पे मोशन का डिस्क्रिप्शन था, तो चलो बहुत सारा डाटा था। अब तुम सोचो कि जब वो डस्ट पार्टिकल उसके साथ चिपकने का बात है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ मास जो उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है वो 5 kg डस्ट है ना पर सेकंड डिपॉजिट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन कुछ मेंशन किया। तो आप बताइए वो ट्रेन का मास आप कांस्टेंट लेंगे ड्यूरिंग दिस मोशन या वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल ले। तो वैसे केस में जो लोग F इक्वल्स टू ma लगाया गलत हो गया, तो उस समय बनाने का तरीका मोमेंटम वाला पार्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, और बेसिकली वेरिएबल मास सिस्टम से क्वेश्चन आपको स्कूल में नहीं मिलने वाला, जो मिलने वाला है वो एडवांस में मिलेगा, या मेंस भी चाहेगा तो अच्छा क्वेश्चन जब सेट करेगा तब इसको ले आएगा। ओके यस सर। हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसको अलग से काम करेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम पे रॉकेट प्रोपल्सन, चेन वाला फिगर, इस तरह का क्वेश्चन, ये सब हम लोग एक एक करके सीखेंगे। ओके चलिए, ये था आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ। अब आइए इनके पास न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में आप कुछ बता लीजिए, देख लीजिए मोशन को अच्छे से, और बताइए न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है। So to each and every reaction there is equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. बोलो सही जा रहे हैं? Yes sir. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कुछ, इसका मतलब क्या होता है, इस डायग्राम पे आएंगे हम, आपको हर चीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाएंगे, हर चीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करते जाएंगे। चलिए देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए हम लोगों के पास एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है। अगर ये दोनों सेम साइन का है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। Yes sir. ठीक, Q1 को Q2 रिपेल कर रहा है लेफ्ट की तरफ,
दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और 1 जो है वो 2 को रिपेल कर रहा है राइट की तरफ. दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1. इज दिस क्लियर? यस सर. न्यूटन के लॉ के हिसाब से, न्यूटन के लॉ के हिसाब से फोर्सेस ऑलवेज exist in pair. Forces always exist in pair, having equal magnitude and opposite in direction. Forces always exist in pair. Force हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है. इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है. इसका मतलब आप देख लो, ये दोनों फोर्सेस आप देख रहे हैं ना, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ इस रिलेशन को फॉलो अप करता है. क्या आपको पता चल रहा है इस रिलेशन में हम क्या लिखे हैं आपके सामने? सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सर है दोनों फोर्स. और मैग्नीट्यूड इक्वल. इक्वल. जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स अगर Q1 पे काम कर रहा है तो Q2 पे भी 10 न्यूटन का ही फोर्स काम कर रहा है. लेकिन Q1 पे फोर्स 10 न्यूटन जो काम कर रहा है उसका जो भी डायरेक्शन है, Q2 पे उसके फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है. क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर. तो पहला चीज है फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. अब मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन आ गया. इसका मतलब जो पिछला फिगर था, जो एनिमेशन चल रहा है आपके सामने, फेमस एनिमेशन, इसमें जितना फोर्स उस लड़के के ऊपर लगा होगा उतना ही फोर्स इस गर्ल के ऊपर भी लगा होगा. बोलो सही है कि नहीं? क्या बोल? दोनों का मास अलग है तो सर फोर्स भी डिफर करेगा ना सर. अच्छा, फोर्स अगर डिफर कर जाएगा तब तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ गलत है. तब तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ गलत है. तब ये मान लो बॉय, ये मान लो गर्ल, जितना फोर्स बॉय के ऊपर लगा ड्यू टू गर्ल इंपैक्ट उतना ही फोर्स गर्ल के ऊपर लगा ड्यू टू बॉय कोलिजन. ओके, यस सर. थोड़ा फिगर के हिसाब से यही आपको भारी दिखाई दे रही है ना? रुक जाओ, उसको भी है ना प्रोपोर्शन में ले आते. इसको थोड़ा छोटा बनाते. अब ठीक है ना? This is force on girl due to boy. Is this clear? यस सर. हाँ, तो दोनों फोर्सेस बराबर होगा जी आलोक रंजन. दोनों फोर्सेस बराबर होगा जी आलोक रंजन. ठीक है. कहां न्यूटन बोले हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसका मास कम होगा उसका फोर्स कम लगेगा? ऐसा न्यूटन बोले? न्यूटन बोले कि जब इस तरह का कोई भी बॉडीज आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा. बस यही बोले. मतलब इस पर्टिकुलर गाय के ऊपर जो हम लोगों का बॉय है उसके ऊपर फोर्स पीछे लग रहा है, लड़की के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. समझ गए? इधर 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 लड़की के फोर्स इधर लग रहा है. अच्छा, फिर अब हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए. अगर फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स जीरो ना होना चाहिए? यस सर. अच्छा, अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तब तो इसको मूव नहीं ना करना चाहिए, इसको गिरना नहीं चाहिए, उसको तो खड़ा हो जाना चाहिए. यस सर. अब हम कंफ्यूज्ड. तुमको तो दिख रहा है ना नेचर ऐसे नहीं होता. नेचर में जो हो रहा है सामने हो रहा है. यस सर, दिख रहा है. तो फिर क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि फोर्सेस मतलब एक्शन रिएक्शन जिसको आप कहते हैं, एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. मतलब बॉय के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है अगर आप उसको एक्शन कहेंगे तो गर्ल के ऊपर लगने वाला फोर्स रिएक्शन है. जब आप बॉय के बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे, जब आप बॉय के बॉडी के मोशन के बारे में बात करेंगे
तो आप इस फोर्स को लेके मोशन के बारे में बात कीजिए, और जब आप गर्ल के बारे में मोशन का बात करेंगे तो इस फोर्स को लेके मोशन के बारे में बात कीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो गर्ल के मोशन के होने के पीछे, गर्ल के मोशन के होने के पीछे ये फोर्स है, और बॉय के मोशन के होने के पीछे ये फोर्स है। फोर्सेस ठीक है, अगर आप पूरे गर्ल और बॉय को एक सिस्टम मान ले, अगर आप इसको एक सिस्टम मान ले, अगर आप इस पूरे को एक सिस्टम मान ले, तो इस पूरे को अगर एक सिस्टम मानिएगा तब जाके आप याद रखिएगा एफ नेट का वैल्यू 0 होगा फॉर होल सिस्टम। पूरे सिस्टम के लिए अगर आप बात कीजिएगा तब आपके एफ नेट का वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर आप बॉय के मोशन के बारे में बात कीजिएगा तो भी एफ नेट 0 नहीं है, उस पर फोर्स पीछे लगा है। और जब आप गर्ल के बारे में बात कीजिएगा तो गर्ल पे फोर्स इधर लगा है, इसलिए वो टकराने के बाद पीछे आ जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? गर्ल के मोशन के बारे में पढ़ाई लिखाई करना है, कुछ निकालना है, कुछ बताना है, कुछ सोचना है, तो इसके बारे में बस सोचो। बॉय के बारे में अगर कुछ बताना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है, समथिंग कुछ भी, तो बस इसके बारे में सोचो। अगर तुमसे कोई बोल दे कि इस पूरे सिस्टम के लिए कुछ कैलकुलेट कीजिए, तब आप बोलिए नेट फॉर 0। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब और सर एक बार फिर बोलिए ना सर। हम ये बोले कि अगर तुमको गर्ल के मोशन को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, अगर तुमको गर्ल के मोशन को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, तो बस इस फोर्स के बारे में सोचो। देखो ना, देखो हम आप दूसरे जगह पे ले चलते थे। अगर तुम चाहते हो Q1 के मोशन को डिस्क्राइब करना, तो इस फोर्स के बारे में चिंता कीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यस सर। फॉर motion of Q1, force 1-2 is responsible on and for motion of Q2, F21 is responsible. It is clear? F21 is responsible. और अगर हम लोग पूरे सिस्टम का बात करेंगे तो पूरे सिस्टम के लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू कितना? 0। जी। अब तो थोड़ा और भी कंफ्यूजन आ गया, अब तो ये लड़की थोड़ा और भी परेशान कर दी। जरा और देखो, तो सर आप ये बोल रहे हैं कि दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, सिस्टम का नेट फोर्स 0 है, बॉय पे अलग फोर्स लग रहा है, गर्ल्स पे अलग है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर सर ये बताइए ये लड़का पीछे काहे नहीं गया और ये लड़की उड़ के ऐसा गिर कैसे गई? बताइए। सर दोनों का फोर्स में डिफरेंस होगा सर। फिर फोर्स में डिफरेंस बोलता है, न्यूटन को गलत कर देगा। अब दुनिया में है भी नहीं कि आके अपना बात साबित करें। सर लड़की का पैर हवा में। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई, लड़का जी को यहां बना देते हैं हम। ये बहुत चालाक है, हाथ में बॉल रखे हैं लेकिन पैर जमीन पे टिका के रखे हैं। इससे हुआ क्या कि जब लड़की उससे टकराई तो इस पे जो पीछे की तरफ फोर्स लगा, फोर्स ऑन बॉय ड्यू टू गर्ल, वो नीचे वाले फ्लोर के फ्रिक्शन से वो बैलेंस कर लिया। बोलो समझा? यस। और वो देखो जहां टकराया बस वही है, बाकी अपना रिएक्शन शो करने के लिए मुंह बंद करके पीछे जाके हंस रहा, वो एक अलग बात। देखो उड़ा नहीं, वो मुंह बंद करके हंस रहा पीछे गया, वो एक अलग बात। क्या बोलते हो, समझ में आया? ठीक है। अब देखो लड़की से गलती क्या हो गया, लड़की से क्या गलती हो गई, इसलिए मतलब फिजिक्स पढ़ा करो हर जगह। लड़की से गलती ये हो गया कि ठीक है, शी इज कमिंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, से दौड़ के गई, डिस्टर्ब हो रहा है वॉइस। ये दौड़ के गई, ठीक है, टक्कर मारने दौड़ के गई। हाँ, लेकिन जब टक्कर मार रही थी तो जरा गौर से देखना इसका पैर कहाँ है।
देखो, एट द मोमेंट शी स्ट्राइक्स, इसका पैर है हवा में, इन एयर। देखो तो वर्ड्स, दिखाई दे रहा है? यस सर। देखो अभी देखो उसका पैर हवा में, ठीक है। जैसे ही टक्कर होता है ना उस समय देखो ये कस के मारने के चक्कर में इसका पैर हवा में, और पैर हवा में होने की वजह से इस बॉडी पे, इस गर्ल के ऊपर जो राइट हैंड साइड में गर्ल के ऊपर फोर्स लगा बॉय के कारण, उसको कोई बैलेंस नहीं कर सका, समझ रहे हो? यस सर। और वही लेके इसको डूबा है, वही इसको है ना प्रोजेक्टाइल बना दिया है। फिजिक्स नहीं पढ़ी थी। देखिए जी, इसीलिए बोलते हैं कि हर चीज है ना ऐसा सूट बूट से नहीं होता है, आपको है ना हमेशा नॉलेज रहना चाहिए, आपके पैर हमेशा जमीन पे टिके होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए आप, नहीं तो आप कितना भी, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। हाँ पैर हवा में नहीं होना चाहिए, पैर हमेशा धरातल पे टिका रहना चाहिए। तो इसको कोई बैलेंस करने वाला था नहीं, तो उड़ के चल दी पीछे, ठीक है। चलो यस सर। कंसेप्ट समझ में आया कि ये क्यों नहीं उड़ा और वो उड़ गई? हाँ सर, अब समझ आ गया। गुड। अब एक चीज और, मान लो अगर टक्कर होते समय दोनों हवा में रहता है, टक्कर होते समय दोनों हवा में रहता है, तो क्या दोनों क्या बोले? सर अपोजिट डायरेक्शन में सर दोनों जाके गिर जाता। वेरी गुड। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जाता, लेकिन हम आपसे पूछ रहे थे कि क्या दोनों का जाने का एक्सेलरेशन सेम होता है? यस सर। नहीं होता, एक्सेलरेशन सेम नहीं होता। लड़का भारी है, लड़की हल्की है, जो भारी है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। देख अभी ना पढ़ा थोड़ी देर पहले कि एफ नेट जो है वो ma के बराबर होता है। यस। तो अगर एक्सेलरेशन 1 लेगा तो फोर्स 1/2 बाय मास 1 लेगा, और अगर एक्सेलरेशन 2 लेगा तो फोर्स 2/1 लेगा, मास 2 लेगा। अब सोचो, फोर्सेस तो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अब चाहे 1/2 ले लीजिए या 2/1 ले लीजिए। अगर हम तुमसे बोले, देखो कोई आम नागरिक, आम पब्लिक अगर इस फिगर को देखेगा तो तुमसे पूछेगा बताओ कौन किस पे ज्यादा फोर्स लगाया, लड़का लड़की को ज्यादा कस के टक्कर मारा कि लड़की लड़का को? तो सब आम पब्लिक का आंसर लड़का ज्यादा कस के मारा। बोलो सही है? लेकिन हम न्यूटन आपको बताते हैं कि नहीं, दोनों इक्वल फोर्स से मारा एक दूसरे को। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। दोनों इक्वल फोर्स से मारा है एक दूसरे को। अब किसी को फ्रिक्शन का सपोर्ट मिला तो खड़ा रह गया, कोई हवा में था तो उड़ के पीछे आ गया। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक। यस सर। अब सुनो, अगर टक्कर मारते समय वो भी हवा में और ये भी हवा में रहती तो वो भी पीछे जाता। अगर फ्रिक्शन का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इसको बैलेंस कौन करेगा? ये भी पीछे जाए भी करेगा, करेक्ट है ना? यस सर। अब इन दोनों में तुम देखो, इसका मास तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा दिख रहा है ना लड़की से। यस सर। ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा होगा, अगर मान लो जैसे अगर हम तुमसे बोल दे कि देखो भाई m1 बड़ा है m2 से, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। बोलो ठीक है कि नहीं? यस सर। फोर्स बराबर, फोर्स बराबर। कोई ये बोलेगा कि ये उसको कस के मारा, वो उसको कस के मारा, गलत बात। एक्चुअली फोर्स तो दोनों का बराबर, समझे? अब फोर्स दोनों का बराबर है। अब होता क्या है कि आपके टीचर जब आपको है ना एक स्लैप मारते हैं, एक झापड़, ये सब तो प्राचीन युग का बात हो गया। अब तो टीचर झापड़ मारेगा तो उस पर केस हो जाएगा, अंदर ले जाकर डाल देगा। बोलो सही है कि नहीं? यस। तो जब आपके टीचर आपको एक झापड़ मारते हैं तो आप अगर कोर्ट में केस कीजिएगा ना कि सर हमको ज्यादा फोर्स लगा, तो टीचर भी न्यूटन थर्ड लॉ से बोल सकते हैं कि हमको भी फोर्स लगा, न्यूटन का थर्ड लॉ ये देखिए। बस प्रॉब्लम कहां है कि वर्ड है एक मारा और दूसरा है मार खाया, जबकि फोर्स दोनों को लगा। क्या बोलते हो, समझे? यस सर। तो फोर्स इसको भी लगा है, फोर्स इसको भी लगा है, चोट इसको भी लगा है, चोट इसको भी लगा है, लेकिन वर्ड है ये मारा और ये मार खाया।
तो ये हो गया विक्टिम, समझ गए, और इधर है वो जो भी इनोसेंट बॉय। सब। तो ये तरीका है जो चीज चलती है, ठीक है। तो आजकल वो जमाना नहीं है किसी को ऐसे मार दीजिएगा आप तुरंत, है ना, मास्टर तो क्या मारेगा अंदर, और उससे पहले 4 आदमी पेरेंट्स स्टूडेंट्स आ जाएगा, पकड़ लेगा, कैसे आप मेरे बच्चे को छू दे। तो ये कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। नो सर। तो फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करता है और हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो अलग अलग बॉडी पे काम करता है, ठीक है, एक बॉडी पे नहीं। अगर एक्शन बॉय पे लगने वाला फोर्स है तो रिएक्शन गर्ल पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा फोर्स इक्वल है, लेकिन एक्सेलरेशन सेम होगा या नहीं ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मास का क्या हाल है। अगर आप ये कहते हैं कि m1 बड़ा है m2 से तो एक्सेलरेशन 1 छोटा होगा, और अगर आप ये कहते हैं कि m1 छोटा है m2 से तो एक्सेलरेशन बड़ा होगा। और अगर आप ये कहते हैं कि दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास बराबर है, तो याद रखना एक्सेलरेशन भी सेम होगा। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। ठीक। अब इतना सब होने के बाद भी हमको एक और छोटा सा चीज इसमें ऐड करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्शन रिएक्शन का जो पेयर ऑफ फोर्स है आर ऑफ सेम नेचर, वो सेम नेचर का होता है, सेम नेचर का होता है। सेम नेचर का मतलब क्या? सेम नेचर का मतलब ये है कि अगर एक कोलिजन का फोर्स है तो दूसरा भी कोलिजन का फोर्स है, अगर एक ग्रेविटेशन का फोर्स है तो दूसरा भी ग्रेविटेशन का फोर्स है, अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है तो दूसरा भी इलेक्ट्रिकल फोर्स है, अगर एक नॉर्मल रिएक्शन है तो दूसरा भी नॉर्मल है, अगर एक फ्रिक्शनल फोर्स है तो दूसरा भी फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा सर, कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं गया। अच्छा, अगर ये दोनों मास आप ले लेंगे तो ये ग्रेविटेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट कराएगा? यस सर। तो देखो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है और दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है। यस सर। अब देखो, मान लो जैसे आपके पास एक स्केट बोर्ड है, स्केट बोर्ड आप लोग देखे हैं? यस। इस पे आप खड़े हो गए और आप अपने पैर से इसको धक्का दिए। जब आप इसको पैर से धक्का दिए तो आपके बॉडी पे फ्रिक्शन आगे लगा, स्केट बोर्ड पे वही फ्रिक्शन पीछे लगेगा। यस सर। तो आपके बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन अगर एक्शन है तो स्केट बोर्ड पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो इसका रिएक्शन है। बोलो, दोनों फ्रिक्शनल फोर्स सेम नेचर का है? यस सर। ठीक। और देखो अगर मान लो जैसे कोई एक ब्लॉक आप यहां रखे हैं, तो ब्लॉक जो है वो नीचे वाले फ्लोर पे एक नॉर्मल लगाएगा नीचे की तरफ N1, तो क्या नीचे वाला फ्लोर भी एक नॉर्मल लगाएगा ब्लॉक पे ऊपर की तरफ? यस। तो ये जो नॉर्मल है N1 और N2 वो भी हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है। हमेशा ध्यान रखिएगा एक्शन रिएक्शन पेयर सेम नेचर का होता है, सेम नेचर का होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, ब्लॉक नीचे वाले फ्लोर पे एक नॉर्मल लगा रहा है N1 और नीचे वाला फ्लोर ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगा रहा है ऊपर। नॉर्मल मतलब पुश फोर्स, ठीक है, पुश कर रहे हैं। अब बताओ इसमें कौन है एक्शन रिएक्शन पेयर? N1 और N2 है एक्शन रिएक्शन पेयर या फिर N2 और mg है एक्शन रिएक्शन पेयर? सर फर्स्ट वाला है एक्शन रिएक्शन पेयर। दोनों नॉर्मल होना चाहिए, एक नॉर्मल और एक ग्रेविटेशन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? नो सर। तो क्या अब आप इन सारे फिगर्स का मीनिंग क्लियर रखे हैं? आपको पता चल गया कि किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है? सर दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है। वेरी गुड। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है?
गर्ल का। गर्ल का एक्सेलरेशन ज्यादा है, बॉय अपनी जगह पे खड़ा क्यों रह गया? सर उसका फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर दिया। हाँ, फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर दिया। और लड़की ऐसा प्रोजेक्टाइल क्यों बन गई? सर वो फिजिक्स में फिजिक्स नहीं पढ़ी थी। नहीं, वो सुपर वुमेन बन रही थी, उड़ के मार रही थी, उड़ के मार, देखो उड़ के मार रही है, देखो उड़ के मार रही है, देखो। ये उसके बाद तुम लोग यहाँ पढ़ा कि जो हमारा वेरिएबल मास सिस्टम रहेगा और जो कांस्टेंट मास सिस्टम रहेगा, कैसे आप प्रोसेस करेंगे। फिर आपके पास था फर्स्ट लॉ भी, कि जब तक किसी को लात ना पड़े वो अपना स्टेट नहीं बदलता। सही बोले? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका आज इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास, यहीं तक आज रखेंगे। ठीक है।